हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 पे। हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर हाजिर है क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इतिहास का प्रश्न न अर्थव्यवस्था और आजीविका। जो इकाई कितना है 5, इसके सभी प्रश्न और उनके उत्तर। तो आइए देखते हैं बारी बारी से। पहला जो प्रश्न है आपके सामने ना, पहला प्रश्न है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ ना। स्पिनिंग जेनिंग जो है उसका आविष्कार जो है कब हुआ? क्या 1769 में, या 1770, या 1773, या 1775 में हुआ? तो आपको जवाब देना है कि स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ ना। तो कब हुआ था? तो हुआ था 1770, यानी ऑप्शन ख जो है हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? तो अगला प्रश्न है क्या कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया ना। सेफ्टी लैंप जो है उसका आविष्कार किसने किया? क्या जेम्स हार ग्रिबरी, या जॉन के, या क्रॉफ्टन, या हम्फ्री डेवी ना। तो सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार है वो किसने किया? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन घ, हम्फ्री डेवी ना। हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेवी। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई ना। बंबई में सर्वप्रथम जो सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई? क्या 1851 में, 1885 में, 1907 में, या 1914 में? तो बंबई में जो है सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना जो हुई थी वो 1851 में, इसलिए ऑप्शन क हो जाएगा आपका क्या? तो सही उत्तर। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ ना। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जो जूट मिल है वो किस शहर में स्थापित हुआ? क्या कलकत्ता में, दिल्ली में, बंबई में, या पटना में? तो जूट जो मिल है किस शहर में स्थापना हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था, इसलिए आपका क ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 क्या है? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ ना। भारत में जो है कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? ठीक है। क्या 1907 में, 1914 में, 1916 में, या 1919 में? तो चारों जो ऑप्शन है आपके किताब में तो ऑप्शन यही दिया हुआ है, लेकिन इसको सही करना है। क्या 1814 में हुआ था? 1914 में नहीं। ठीक है, तो 1814 होगा, आपके बुक में लिखा 1914 है ऑप्शन में, किताब के ऑप्शन में, लेकिन होगा कितना? 1814। तो आप बना लीजिएगा उसको 1814। ठीक है, तो 1814 हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की ना। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना है वो कब की? क्या 1854 में, 1907 में, 1915 में, या 1919 में ना। तो कब हुआ था? तो जो जमशेदजी टाटा ने टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की जो स्थापना है कब किए थे? तो 1907 में, इसलिए ऑप्शन ख हो जाएगा आपका सही उत्तर, 1907 ईस्वी। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके बोर्ड स्क्रीन पर 7 नंबर। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया ना। वैज्ञानिक जो समाजवाद है उसका प्रतिपादन किसने किया ना। तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन क्या रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लां, या कार्ल मार्क्स, या लाला लाजपत राय? तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन क कार्ल मार्क्स ना, इसका सही। तो यहाँ जो आपके सामने प्रश्न है क्या कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ ना। सभी पुरुष और वयस्क को मताधिकार जो है कब प्राप्त हुआ? क्या 1838 में, 1881 में, 1885 में, 1932 में ना।
तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा 1900। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ ना, तो कब हुआ था 1918 में, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है तो आप लिख लीजिए कब 1918 ईस्वी में। ठीक है, इसके चारों ऑप्शन जो है गलत है, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक, बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो स्थापना है वो कब हुई, क्या 1848, 1881, 1885, 1920। तो देखिए अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूछा जाता तब तो 1885 हो जाता आपका सही उत्तर, लेकिन यहाँ देखिए ध्यान देने योग्य बात है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, इसका जो आंसर हो जाएगा 1920, यानी ऑप्शन घ होगा आपका सही उत्तर। अच्छा बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए जो है पहला फैक्ट्री एक्ट जो है वो कब पारित हुआ ना, क्या 1838, 1858, 1881 या 1911। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है कब पारित हुआ था, तो 1881 में, इसलिए ऑप्शन ग आपका होगा क्या सही उत्तर। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरे ना, ये जो रिक्त स्थान है इसको पूर्ति करना है। तो देखिए पहला में क्या होगा, सन 1838 ईस्वी में डैश चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई ना, डैश ईस्वी में, डैश में, तो लंदन में ना, क्या हो जाएगा लंदन में। अच्छा उसके बाद प्रश्न है सन डैश में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ, तो कब 1926 में। ठीक है, अच्छा फिर है प्रश्न 3 में, क्या न्यूनतम मजदूरी कानून सन डैश ईस्वी में पारित हुआ, तो 1948 में ना, 1948 में। चौथा प्रश्न है क्या अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना डैश ईस्वी में हुई, तो कब हुई 1920 में, तो आपका 1920 में हो जाएगा आंसर। प्रश्न 5 है कि प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं एवं बच्चों की डैश एवं डैश को निश्चित किया गया, तो आयु को निश्चित किया गया और कितना घंटा काम होगा उसको निश्चित किया गया, तो इस दोनों खाली स्थान में वही भरा जाएगा। फिर आते हैं अति लघुतरीय प्रश्न की ओर। अति लघुतरीय प्रश्न 20 शब्दों में केवल उत्तर देना है ना। देखिए पहला प्रश्न है कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताएं। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के जो दो कारण है वो बताना है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास के निम्न दो कारण है। ठीक है, इतना लिख देंगे। और फिर पहला क्या है, तो मशीनों एवं नए नए यंत्रों का आविष्कार ना, इसका जो फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ तो कौन चीज से, मशीनों से एवं नए नए जो यंत्र का आविष्कार किया गया। उसके बाद दूसरा है मानव की आवश्यकता ना, दूसरा क्या है मानव की आवश्यकता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई ना, बुजुर्गा वर्ग जो है उसका उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप ब्रिटिश सहयोग से भारत के उद्योग में पूंजी लगाने वाले उद्योगपति पूंजीपति बन गए ना। अतः समाज में 3 वर्गों का उदय हुआ ना। एक वर्ग कहा जाने लगा जो पूंजीपति वाला था उसको पूंजीपति, दूसरा बुजुर्गा वर्ग, और ना इसे बुजुर्गा वर्ग को ही क्या कहते हैं मध्यम वर्ग, और तीसरा जो है हमारा मजदूर वर्ग है। ठीक है, तो बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति इस प्रकार हुई। अगला प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे। 18वीं शताब्दी में जो भारत के मुख्य उद्योग थे कौन कौन थे, तो 18वीं शताब्दी में भारत के जो उद्योग थे वो निम्नलिखित है। पहला क्या है भारतीय हस्तकला, दूसरा है क्या शिल्प उद्योग ना, दूसरा क्या है शिल्प उद्योग। प्रश्न संख्या 4 है क्या निरुद्योगीकरण से आपका क्या तात्पर्य है ना, निरुद्योगीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। देखिए कल कारखानों की स्थापना के बाद भारत में कुटीर उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच गया ना। कल कारखाना की जैसे स्थापना हुआ ना तो भारत में क्या हुआ, कुटीर उद्योग जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं वो बंद होने के कगार पर पहुंच गया, जिसे इतिहासकारों ने निरुद्योगीकरण की संज्ञा दी और उसे ही
इतिहासकार ने क्या संज्ञा दी? तो निरुद्योगीकरण की संज्ञा दी। 5वां प्रश्न है कि औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई ना? औद्योगिक आयोग की जो नियुक्ति है कब हुई, इसका क्या उद्देश्य थे ना? सन 1916 में औद्योगिक आयोग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था भारतीय उद्योग तथा व्यापार के भारतीय वित्त से संबंधित प्रयत्नों के लिए सहायक क्षेत्रों का पता लगाना ना, सहायक क्षेत्रों का क्या पता लगाना। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय के बाद क्या? तो लघु उत्तरीय प्रश्न ना, लघु उत्तरीय प्रश्न जिसका जो उत्तर देना है कितने? तो 60 शब्दों में। अच्छा, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं ना? औद्योगिकरण जो है उससे आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ना, किसको? तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कृषि क्षेत्र में एवं उद्योग जगत में नई नई मशीनों को स्थापित करना तथा कल कारखाने स्थापित करना औद्योगिकरण कहलाता है ना। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मतलब मजबूती प्रदान करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए कृषि क्षेत्र एवं किस क्षेत्र में? तो उद्योग जगत में नई नई मशीनों को स्थापित करना क्या कहलाता है? औद्योगिकरण कहलाता है। और इसके कारण मनुष्य के आर्थिक और सामाजिक जीवन में हुए परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति कहते हैं ना। और इसके कारण जो मनुष्य के आर्थिक और सामाजिक जीवन में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? औद्योगिक क्रांति कहलाता है। इसके बाद है प्रश्न क्या कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया ना। औद्योगिकरण जो है मजदूरों के मतलब आजीविका को किस तरह से प्रभावित किया। देखिए, साधारणतः औद्योगिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों द्वारा कारखानों में होता है ना। मशीनों द्वारा उत्पादन कहाँ? तो कारखानों में होता है, जिससे मजदूरों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, क्योंकि मशीनों को संचालित करने के लिए कम संख्या में एवं विशेष मजदूरों की आवश्यकता होती है ना। विशेष मजदूरों की आवश्यकता होती है। अच्छा, तीसरा प्रश्न है क्या? श्रम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? श्रम पद्धति जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई? औद्योगिकरण के फलस्वरूप जब मिल मालिकों द्वारा ना, औद्योगिकरण के फलस्वरूप क्या हुआ कि जब मिल मालिकों द्वारा मजदूरों का शोषण होने लगा तो उनकी स्थिति दयनीय होती गई ना। क्या होती गई? तो दयनीय होती गई, जिससे वे सुविधा विहीन घरों में रहने को बाध्य हो गए, जिसे स्लम कहा जाने लगा ना। उसे ही क्या कहा जाने लगा? तो स्लम कहा जाने लगा। उसके बाद है कि प्रश्न 4, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे ना। न्यूनतम मजदूरी कानून जो है कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे ना। तो देखिए, न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में पारित हुआ ना। न्यूनतम कानून मजदूरी जो है कानून कब पारित हुआ? तो 1948 में पारित हुआ, जिसके द्वारा कुछ उद्योगों में मजदूरी की दरें निश्चित की गई। जिसके द्वारा क्या हुआ कि कुछ जो उद्योग थे उसमें मजदूरी की दरें एकदम फिक्स कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया, और कहा गया कि मजदूरी ऐसी होनी चाहिए जिससे मजदूर केवल अपना ही गुजारा न कर सके बल्कि इससे कुछ और अधिक हो, ताकि वह अपनी कुशलता को भी बनाए रख सके। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, प्रश्न समझ में अच्छे से आ रहा है, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और प्यार भरा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। यदि आपको अगर कोई सहायता की आवश्यकता है, हमारा नंबर है 8757830960। इस पे आप या तो मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि कोयला एवं लौह उद्योग में औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे ना। कोयला एवं लौह उद्योग ने जो औद्योगिकरण को गति तो प्रदान की, लेकिन कैसे? तो देखिए, कोयला एवं लोहा दोनों को औद्योगिकरण प्रक्रिया की रीढ़ माने जाते हैं ना। कोयला है और लोहा दोनों जो औद्योगिकरण का क्या माना जाता है? तो रीढ़ माना जाता है ना, क्योंकि कोयला ईंधन की जरूरत को पूरा करता है और लोहा मशीनों के निर्माण में काम आता है ना। और कोई भी कारखाना बिना ईंधन और मशीन के नहीं चल सकता। अतः कोयला एवं लोहा उद्योग ना औद्योगिकरण की गति को तीव्रता प्रदान करता है।
अगला प्रश्न है हमारा क्या, तो अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना, कौन सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना, औद्योगिकरण के कारणों का उल्लेख करें ना, औद्योगिकरण के कारणों का उल्लेख करें। देखिए औद्योगिकरण के कारण निम्न है, तो पहला कारण क्या है यहाँ पर देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी ना, नई नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्कालीन समय में उद्योगों का क्या किया, विकास प्रारंभ हुआ। उसके बाद दूसरा पॉइंट है नए नए मशीनों का आविष्कार ना, क्या नए नए मशीनों का आविष्कार। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में नए नए यंत्रों एवं मशीनों के आविष्कार ने उद्योग जगत में ऐसी क्रांति का सूत्रपात किया जिससे औद्योगिकरण एवं उपनिवेशवाद दोनों का मार्ग प्रशस्त हुआ। तीसरा पॉइंट क्या है कि कोयले एवं लोहे की प्रचुरता, मतलब अधिकता ना, किसी भी उद्योग की प्रगति कोयले एवं लोहे के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती है ना। अगर कोई भी उद्योग लगाएंगे तो कोयला और लोहा के बिना नहीं होगा, क्योंकि कोयला से जलावन होता है और लोहा से जो मशीन बनता है वो कौन चीज से, तो लोहे से। ब्रिटेन में लोहे एवं कोयले की खानें थी जिससे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला ना। चौथा पॉइंट है फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत ना, और क्या फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, मशीनों एवं नए नए यंत्रों के आविष्कार ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया, फलस्वरूप उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्रों का जन्म हुआ। सस्ते श्रम को उपलब्धता, और सस्ते श्रम मतलब लेबर मजदूर जो है सस्ते में उपलब्ध हो। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बड़ा बंदी प्रथा की शुरुआत हुई, जिसमें जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को खरीदकर बड़े बड़े फार्म स्थापित कर लिए। अपनी जमीन बेच देने वाले छोटे किसान मजदूर बन गए ना। ये आजीविका उपार्जन के लिए काम धंधों की खोज में निकटवर्ती शहर चले गए। इस तरह मशीनों द्वारा फैक्ट्री में काम करने के लिए असंख्य मजदूर कम मजदूरी पर भी तैयार हो जाते थे। सस्ते श्रम ने उत्पादन के क्षेत्र में सहायता पहुंचाई। सहायता क्या हुआ, पहुंचाई। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। दूसरा, अच्छा अगला पॉइंट है कि यातायात की सुविधा। अगर कोई उद्योग कहीं लगाते हैं तो उसमें बहुत ही यातायात की सुविधा की भी बड़ी भूमिका होती है ना। जैसे कि देखिए फैक्ट्री में उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने तथा कच्चा माल को फैक्ट्री तक लाने के लिए ब्रिटेन में यातायात की अच्छी सुविधा उपलब्ध थी ना। मतलब जो उत्पादित वस्तु होगा फैक्ट्री से जिसका उत्पादन होगा तो उसका कच्चा माल फैक्ट्री तक ले जाने के लिए और फैक्ट्री से बना हुआ माल मार्केट में सेल करने के लिए क्या है कि अच्छे मार्ग अच्छे रास्ते की जरूरत होती है ना। जहाज रानी उद्योग में यह विश्व में अग्रणी देश था और सभी देशों के सामानों का आयात निर्यात मुख्यतः ब्रिटेन के व्यापारिक जहाजी बेड़े से ही होता था, जिसका आर्थिक लाभ औद्योगिकरण की गति को तीव्र करने में सहायक बना ना। अगला पॉइंट है विशाल औपनिवेशक स्थिति ना। औद्योगिकरण की दिशा में ब्रिटेन द्वारा स्थापित विशाल उपनिवेशों ने भी योगदान दिया। इन उपनिवेशों से कच्चा माल सस्ते दामों में प्राप्त करना तथा उत्पादित वस्तुओं को वहां के बाजारों में महंगे दामों पर बेचना ब्रिटेन के लिए आसान था। अगला प्रश्न है क्या कि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डाले ना। औद्योगिकरण जो हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप क्या क्या परिवर्तन हुआ ना, उस परिवर्तन पर प्रकाश डालना है। तो देखते हैं क्या क्या परिवर्तन हुआ ना। तो पहले तो लिख सकते हैं यहाँ से क्या कि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जो होने वाले परिवर्तन है वो निम्नलिखित है। अब पहला क्या है, नगरों का विकास। पहला पॉइंट जो है क्या है, नगरों का विकास। सन 1850 से 1950 ईस्वी के बीच भारत में वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, सीमेंट उद्योग ना, कोयला उद्योग जैसे कई उद्योगों का विकास हुआ, जिससे जमशेदपुर, सिंदरी, धनबाद, डालमिया नगर इत्यादि नए व्यापारिक नगरों का विकास हुआ। कुटीर उद्योग का पतन, जैसे कुटीर उद्योग का पतन ना, जैसे जैसे बड़े बड़े मशीनों और यंत्रों का विकास हुआ वैसे वैसे शिल्प उद्योग, बुनकर उद्योग इत्यादि कुटीर उद्योग का पतन हो गया ना। छोटे छोटे उद्योग का क्या हो गया, पतन हो गया, यानी समाप्ति होने लगा। साम्राज्यवाद का विकास। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन होना शुरू हुआ, जिसके खपत के लिए यूरोप में उपनिवेशों की होड़ शुरू हो गई।
और आगे चलकर इस उपनिवेशवाद ने साम्राज्यवाद का रूप ले लिया। अगला पॉइंट क्या है, समाज में वर्ग विभाजन एवं बुजुर्गा वर्ग का उदय। औद्योगिकरण के फलस्वरूप ब्रिटिश सहयोग से भारत के पूंजीपति वर्ग, बुजुर्गा यानी मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग ना पूंजी लगाने वाले उद्योगपति पूंजीपति बन गए। अतः समाज में 3 वर्गों का उदय हुआ। कौन कौन वर्ग, तो पूंजीपति वर्ग, बुजुर्गा यानी मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग। अच्छा, फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म बड़े बड़े उद्योगों में कार्य करने वाले मजदूरों का उद्योगपतियों द्वारा शोषण होने लगा, जिससे उनका जीवन स्तर काफी निम्न होता गया। फलस्वरूप मजदूर वर्ग का जन्म हुआ ना, और उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। उसके बाद क्या है, स्लम पद्धति की शुरुआत। छोटे छोटे घरों में जहां किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, वहां मजदूर वर्ग के लोग रहने को बाध्य थे। ऐसे ही घरों को स्लम कहा जाता था। प्रश्न संख्या है 3, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे ना। पहला प्रश्न है कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, उसके बाद जुड़ा हुआ है प्रश्न क्या, औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे ना। उपनिवेशवाद की व्याख्या विभिन्न कालों में विभिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से की गई ना, पर इतिहास की दृष्टि से उन्नत एवं शक्तिशाली देशों द्वारा पिछड़े और निर्बल देशों के राजनीतिक तथा आर्थिक आधिपत्य की स्थिति को उपनिवेशवाद कहते हैं ना। क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे ही इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ ना, जैसे ही इंग्लैंड में क्या हुआ, औद्योगिकरण हुआ, वैसे ही वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की स्थापना होने लगी और कारखाने में विभिन्न प्रकार के औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। इन वस्तुओं की खपत के लिए उसे विस्तृत बाजार की आवश्यकता पड़ी ना। किसी भी वस्तु को खपत करने के लिए तो बाजार ले जाना ही पड़ेगा ना। तो व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने विभिन्न देशों की ओर रुख किया। संसाधनों की प्रचुरता ने उसे भारत की तरफ व्यापार करने के लिए क्या किया, आकर्षित किया। धीरे धीरे उसने भारत में शक्ति का प्रयोग कर अपने उपनिवेश की स्थापना कर ली ना। इस प्रकार उपनिवेशवाद का जन्म हुआ ना। उपनिवेश मतलब क्या होता है, गुलाम। अन्य देशों जैसे पुर्तगाल, फ्रांस, अमेरिका इत्यादि देशों ने भी इसी प्रकार से अपने उपनिवेशों की स्थापना की ना। अच्छा, अगला प्रश्न है 4 नंबर क्या, कि कुटीर उद्योग के महत्व एवं उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाले ना। कम पूंजी में घरेलू स्तर पर स्थापित उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं ना। तो छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग मतलब कि कम पूंजी पर अपना घरेलू स्तर पर जो स्थापित करते हैं उद्योग ना, उसी को क्या कहते हैं, कुटीर उद्योग कहते हैं। कुटीर उद्योग किसी भी राष्ट्र के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें देश की अधिकांश आबादी की भागीदारी होती है ना। छोटे उद्योग जो है, इसमें देश की अधिकांश जनसंख्या की भागीदारी होती है। इसमें किसी विशेष तकनीकी जानकारी की आवश्यकता नहीं होती। इसमें श्रम, पूंजी और समय तीनों कम लगते हैं ना। इसमें मतलब कि काम करने वाले लेबर मजदूर भी कम लगते हैं, पूंजी भी कम लगते हैं और समय तीनों जो है कम लगता है। तथा घर बैठे लोग अपना अपना काम कर लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि इसमें घरेलू महिलाओं का योगदान भी सराहनीय होता है ना। अब घर में काम है तो घर की महिलाएं भी कर लेती है। कुटीर उद्योग के कुछ प्रमुख उदाहरण है, सूत कताई, बुनाई, उनका रंग रोगन करना ना, अचार बनाना, पापड़ बनाना, सिलाई कढ़ाई करना इत्यादि ना। भारत में औद्योगिकरण के पूर्व कुटीर उद्योग काफी विकसित था, परंतु औद्योगिकरण के बाद उन्हें कच्चे माल के लाले पड़ने लगे और धीरे धीरे यह मृत प्राय हो गया। कुटीर उद्योग की उपयोगिता निम्नलिखित है ना। उसमें दूसरा प्रश्न था कि कुटीर उद्योग की उपयोगिता को बताएं या उस पर प्रकाश डालें ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यह मध्यम एवं निम्न वर्ग के अधिकांश लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है ना। जो कुटीर उद्योग है वो या तो बुजुर्गा वर्ग का या मध्यम वर्ग ना, या मजदूर वर्ग के
अधिकांश लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। यह घरेलू महिलाओं को भी रोजगार का अवसर प्रदान करता है कुटीर उद्योग में। इसमें रोजगार के तलाश में जाने वाले लोगों के पलायन को रोकने में सहायता मिलती है। यह सामाजिक आर्थिक प्रगति व संतुलित क्षेत्रवार विकास के लिए एक शक्तिशाली औजार का कार्य करता है। यह कौशल में वृद्धि, उद्यमिता में वृद्धि तथा उपयुक्त तकनीक का बेहतर प्रयोग सुनिश्चित करता है ना। यदि आपको प्रश्न सब बढ़िया से समझ में आ रहा है, आपके यदि लग रहा है कि प्रश्न से आपका कुछ भला होगा, तो जरूर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट भी करना न भूलें। अच्छा, पांचवा प्रश्न है क्या? औद्योगिकरण ने सिर्फ आर्थिक ढांचे को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि राजनीतिक परिवर्तन का भी मार्ग प्रशस्त किया ना। कैसे हुआ ना, तो देखिए इसको। औद्योगिकरण ने आर्थिक ढांचे को तो परिवर्तित किया ही बल्कि राजनीतिक परिवर्तन का भी मार्ग क्या किया कि प्रशस्त किया। क्योंकि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कुलीनता का गौरव समाप्त हो गया। श्रमजीवियों को जमींदारों के शोषण से मुक्ति मिल गई। नए उद्योग केंद्रों में उनकी स्थिति पहले से अच्छी थी और उनकी आय भी बढ़ गई थी। उनके जीवन स्तर में भी क्या हुआ? परिवर्तन हो गया था। शहरों में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। इस तरह व्यक्ति का महत्व बढ़ गया और लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी बढ़ गई। मिल मालिक मजदूरों के शोषण के द्वारा अपनी पूंजी बढ़ा रहे थे। अतः मजदूर अपनी संगठन तथा ट्रेड यूनियन बनाकर और हड़ताल करके वे मिल मालिकों को अपनी मांग पूरी करने के लिए क्या कर रहे थे? विवश करने लगे। इससे लोगों में नेतृत्व क्षमता का क्या हुआ? तो विकास होने लगा ना, विकास होने लगा। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में पूंजीवाद का विकास हुआ। फलतः समाज में पूंजीपति वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, यानी उत्पत्ति हुई। पूंजीपतियों ने शासन और राजनीति को प्रभावित किया। पूंजीवाद से ही साम्राज्यवाद का जन्म हुआ ना। यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा एशिया, अमेरिका, अफ्रीका के महादेशों में उपनिवेश स्थापित किए गए। यूरोपीय देशों में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में साम्राज्यवादी होड़ के कारण अशांति एवं संघर्ष का वातावरण उत्पन्न हो गया। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध इसी व्यवस्था का अभिशाप था जिसने विश्व की राजनीति को काफी प्रभावित किया ना। और इसने क्या किया कि विश्व की राजनीति को जो है काफी प्रभावित किया। तो आज का जो है क्लास यहीं पर समाप्त होगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जरूर ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए तो यदि आपको पढ़ के थोड़ा अच्छा महसूस हुआ होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज चैनल को जरूर जरूर एकदम जरूर से जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए।